राधे राधे दोस्तों, मैं सोलनी आप सबका स्वागत करती हूँ प्रीता एकेडमी में। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय जो है आपकी हिंदी और हिंदी के अंतर्गत आने वाला काव्य सौंदर्य के तत्व। और जैसे कि आपको मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, काव्य सौंदर्य में आपको 3 टॉपिक पढ़ना होता है। कितना? 3 टॉपिक। एक आपको पढ़ना रहता है रस और छंद और तीसरा पढ़ना होता है अलंकार। तो मैं छंद जो रस है उसकी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है और आप उसे देख सकते हैं सबसे पहले, या आपको नहीं मिल रहा होगा तो प्लेलिस्ट दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये छोड़िए, लेकिन हम लोग आज इस वीडियो में क्या बात कर रहे हैं, तो आज हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं छंद पे। छंद, जैसे कि आप 10 के छात्र हैं तो आपको पता है कि छंद में 2 पूछे जाते हैं। कौन कौन से? तो 10 की क्लास में आपको सोरठा और एक आपका रोला पूछा जाता है। परिभाषा देता है या लक्षण देता है जो आपको ट्रिक करना रहता है। अब प्रश्न कैसे आता है? तो बहुविकल्पीय प्रश्न आपके आते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं? तो बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं इस वाले टॉपिक पे। ओके, ये बात समझ गए। तो देखिए, हम लोग काव्य सौंदर्य के तत्व जो है आपका छंद वाला टॉपिक है, इसमें हम लोग सबसे पहले छंद का अर्थ, छंद की परिभाषा, छंद के कितने अवयव होते हैं, छंद के कितने भेद होते हैं, एक एक करके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं एक एक करके देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सोरठा का परिभाषा, लक्षण और उसके पहचान सारे देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे रोला पे बात करेंगे। और रोला के बात करने के बाद हम लोग उसके बाद करेंगे हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या करेंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको इस वीडियो में इतनी सारी बातें मतलब देखने को मिलेंगी। मैं वीडियो को पहले इसलिए बता देती हूँ कि अगर आपको सही लगता है तो आप पूरा वीडियो को देखेंगे, तभी आपको अच्छा रहेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले देखते हैं छंद के भेद, छंद के क्या है परिभाषा, और एक एक करके धीरे धीरे एक एक करके सारे पे हम लोग बात कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं छंद के अर्थ। क्या है? छंद के अर्थ। तो छंद के अर्थ और परिभाषा पे हम लोग बात करें तो देखिए, छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंधन। शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंधन। क्या होता है? बंधन। शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंधन। क्या होता है मैम? क्या होता है? बंधन। क्या बताओगे आप? बंधन। ठीक है। और परिभाषा आप देखो तो परिभाषा में आप देखोगे कि जब क्या है, जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, तुक तथा यति, गति आदि नियमों को ध्यान में रख कर शब्द योजना की जाती है, उसे छंद कहते हैं। या इसे नहीं आप याद करते हो तो ऐसे सुन लो, जिसमें मतलब जो आपके रचनाएं हैं उसमें अगर आपको क्या मिले? क्रम मिले, मतलब सीक्वेंस मिले। क्या मिले? सीक्वेंस मिले। या मात्राएं सही तरीके से, सही क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ, सही तरीके से, या सही मात्रा, मतलब कौन सी मात्रा कैसे लगेगी, और गणना में से उसको गिना जा सके। क्या किया? गणना मतलब उसको गिना जा सके। तुक मतलब कहाँ पे कैसा तुक यूज किया जाए। यति गति मतलब कैसे पढ़ा जाए, गाने में कैसे गाया जाए, या कहाँ पे रुकना है, क्या करना है। सारे नियमों को ध्यान में रख के छंद की रचना की जाती है। इन सारे बातों को क्या किया जाता है? ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं। इसमें पूछा जाने वाला प्रश्न है ये कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख आपको कहाँ पे मिलता है। जो छंद का सबसे पहले उल्लेख आपको कहाँ पे मतलब देखने को मिलता है, तो आप बताओगे ऋग्वेद में। कहाँ पे मिलता है? तो मिलता है आपको ऋग्वेद में। कहाँ पे मिलता है बच्चों? तो आप बताओगे ऋग्वेद में। छंद का सर्वप्रथम प्रेरणा आचार्य, या आप कह सकते हो किसने दिया? तो पिंगल ने दिया। यहाँ पे पिंगला नहीं रहेगा, सॉरी ये मिस्टेक हो गया। क्या रहेगा? पिंगल ने दिया। किसने दिया? पिंगल ने दिया। सर्वप्रथम आचार्य माने जाते हैं छंद का, तो कौन माने जाते हैं? पिंगल माने जाते हैं। इतनी बातें आपको समझ गया? आ गई। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे में हम लोग देखेंगे अगली स्लाइड में छंद के अंग। क्या देखेंगे? छंद के अंग। तो देखिए, छंद के कम से कम 6 चरण होते हैं। छंद के कितने अंग होते हैं? 6। छंद के 6 चरण अंग होते हैं। कितने बताओगे? 6। छंद के अंग कितने होते हैं? अंग को ही हम लोग अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद को ही हम लोग अव्यय कहते हैं। अव्यय, छंद को हम लोग क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। या अव्यय पूछे या छंद के आपके अंग पूछे तो कितने बताओगे? 6 बताओगे। कितने बताओगे? 6 बताओगे। ठीक है, ओके, ये बात समझ ले। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है चरण।
चरण हमेशा आपको देखने को मिलता है। तो चरण में देखोगे तो चरण या पाद, चरण को हम लोग क्या कहते हैं, पाद भी कहते हैं। छंद की उस इकाई का नाम है जिसमें अनेक छोटी बड़ी ध्वनियों को संतुलित रूप से प्रदर्शित किया जाता है। साधारणतः छंद के 4 चरण होते हैं। छंद के कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। आपको पता है 2 इधर 2 और 2 4 चरण होते हैं। तो देखिए जो पहला चरण है और तीसरा चरण है उसे हम लोग कहते हैं विषम चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम। पहले और तीसरे को क्या कहते हैं? विषम। अगर ऐसे पहले और तीसरा आपको नहीं याद करना है तो आप ऐसे 13 याद कर सकते हो कि 13 को हम लोग क्या कहते हैं? विषम। क्या कहते हैं? विषम चरण कहते हैं। ठीक है। ऐसे अब कोई पूछे 13 कैसे, तो कहते हैं अरे हमने याद किया था, हमने याद किया 13 होते नहीं हैं, हमने ऐसे याद किया कि 13 है। तो मान लीजिए पहले और तीसरे चरण को हम लोग क्या कहते हैं? विषम कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम कहते हैं। ओके, इतनी बात हो गई। चलिए अब ये बात हो गई। तो देखिए जो आपका दूसरा चरण बचता है और चौथा चरण बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम चरण कहते हैं। जो दूसरा चरण और चौथा है तो आप 24 कर लो। क्या कर लो? 24। अब कोई पूछ देगा कैसे 24 चरण होते हैं, बताओ ना कैसे 24 चरण होते हैं। कहोगे अरे महाराज हमने 24 चरण नहीं बताया, हमने याद किया है। क्या हमने इसे याद किया है? बस याद किया है। ये 24 का मतलब है दूसरा चरण और चौथा चरण को हम लोग सम चरण कहते हैं और कुछ नहीं। इतना बवाल ना बताओ आप। ओके, ये आप अब पूछोगे, बहुत से ऐसे बच्चों को डाउट होगा चरण क्या होते हैं। देखिए चरण आपके होते हैं, क्या होते हैं, देखिए बहुत से ऐसे चीज़ें लिखी जाती हैं। एक मिनट बहुत से बच्चों को ये डाउट होता है कि चरण आखिर होता क्या। तो देखिए आप मान लीजिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ठीक है 4 लाइन। तो ये पहला चरण आपका होगा, दूसरा चरण होगा, तीसरा चरण होगा, ये चौथा चरण होगा। ऐसे चरण होते हैं, मतलब लिखे हुए होते हैं। ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे फिर यहाँ पे कॉमा, ये तो ये आपका मान लीजिए क्या है, एक मान लीजिए दोहा है। तो दोहा है तो ये पहला चरण आपका हो जाएगा, ये दूसरा चरण हो जाएगा, तीसरा चरण हो जाएगा, ये चौथा चरण। तो ठीक है, अभी मैंने आपको बताया सम चरण और विषम चरण के बारे में। तो देखिए सम में हम लोग क्या किए थे, हम लोग सम में 24 याद किए थे। क्या? 24 याद किए थे। यानी दूसरा और चौथा क्या है? सम चरण है। दूसरा और क्या है? ये सम चरण है। और जो आपका पहला और तीसरा ये क्या है? विषम है। ठीक है, मैंने यही ना आपको बताया था चरण में, यही सारे मैंने आपको बताया था चरण में। ठीक है, समझ गए चरण क्या होता है और प्रथम चरण, द्वितीय चरण क्या होते हैं, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण क्या होते हैं। इतनी बात क्लियर। चलिए अब हम एक एक करके सारे भेदों पे, मतलब जितने इसके अंग है उस पर हम लोग बात करेंगे। अब देखिए मात्रा या वर्ण क्या होते हैं। मात्रा या वर्ण क्या होते हैं, आप देखो तो मात्रा या वर्ण आप देखोगे तो ये क्या होती हैं, किसी ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है उसकी सबसे छोटी इकाई को मात्रा कहते हैं। जैसे हम लोग क ख ग घ ये पढ़ते हैं तो उसमें क्या लगता है, आवाज़ हम लोग क्या लगता है, आवाज़ कैसे निकलता है, कभी ज़्यादा कभी कम। वैसे ही इसमें किसी ध्वनि के उच्चारण में लगा हुआ समय, यानी जो हम लोग बोल रहे हैं उसमें लगा हुआ समय को सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। छंद शास्त्र में 2 से अधिक मात्राएं किसी भी वर्ण की नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है, कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि 2 ही मात्रा होती है। कितनी? 2 ही मात्रा होती है। 2 से ज़्यादा आपको 3 या 4 नहीं होती हैं। सिर्फ और सिर्फ आप 2 मात्रा देखोगे इसमें। कितनी? 2 ही मात्रा आपको इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, और मात्राएं स्वर की होती हैं, व्यंजन की नहीं। मात्राएं किसकी होती हैं? स्वर की होती हैं, व्यंजन की नहीं। यही कारण है कि मात्राएं गिनते समय हम लोग व्यंजन पर ध्यान नहीं देते हैं। क्या? व्यंजन पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, मैं आपको पूछ रही हूँ, आंसर बताइए। स्वर, जो स्वर होता है उसकी मात्रा गिनी जाती है कि जो व्यंजन है उसकी मात्रा गिनी जाती है? तो कहोगे आपने अभी हमें बताया कि स्वर की मात्राएं गिनी जाती है। किसकी? स्वर की मात्राएं गिनी जाती है, व्यंजन की मात्राएं नहीं गिनी जाती हैं। इतनी बात समझ गए? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो वर्ण का अर्थ क्या होता है? वर्ण का अर्थ क्या होता है? वर्ण का अर्थ होता है आपका अक्षर से है। इसके भी 2 भेद होते हैं। जो वर्ण होते हैं उनके भी 2 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका हार्श और दूसरा होता है दीर्घ।
एक होता है हार्स, आगे लिखे हैं, चलिए हम आगे आपको दिखा देते हैं। आगे हमने लिखा है तो देखिए पहला आपका क्या होता है, हार्स होता है। दूसरा क्या होता है, दीर्घ होता है। पहला क्या होता है, हार्स होता है, और दूसरा क्या होता है, दीर्घ होता है। ओके, ठीक है। पहला आपका क्या होता है, हार्स होता है। दूसरा क्या होता है, दीर्घ होता है। और हार्स को ही हम लोग लघु कहते हैं और दीर्घ को हम लोग गुरु कहते हैं। ठीक, तो गुरु कहते, लघु कहते हैं, और दीर्घ को हम लोग गुरु कहते हैं। ये गुरु और लघु ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, हार्स और दीर्घ नहीं मिलता है ज़्यादा देखने को। क्या मिलता है, तो लघु और गुरु ही देखने को मिलता है। लघु की मात्रा कैसे होती है, तो लघु की मात्रा आपको ऐसे देखने को मिलती है। गुरु की मात्रा तो आपको एस टाइप की मिलती है। कैसे, यस टाइप को आपको गुरु की मात्रा होती है। यानी लघु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा। लघु मतलब होता है छोटा, गुरु मतलब बड़ा। ठीक है, चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि हार्स यानी लघु क्या है, गुरु क्या है, ये सारे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए हार्स है जो जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हार्स स्वर कहते हैं। इनकी एक मात्रा मानी जाती है। इनका चिन्ह क्या होता है, जो मैंने आपको अभी बताया। जैसे इसमें देखिए किस किस की मात्राएं गिनी जाती है, तो अ है, ई है, ऊ है और ऋषि, इसमें 4 मात्राएं आती हैं जिनके हम लोग एक ही मात्रा इसमें जोड़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसके नियम देख लेते हैं, मतलब क्या क्या इसमें नियम लगते हैं, उस पर हम लोग बात कर ले रहे हैं नियम पे कि इसमें नियम क्या लगते हैं, यानी लघु के कौन कौन से आपके नियम हैं। तो चलिए इस पे देख लेते हैं। तो देखिए इसके नियम हैं आपके, यदि लघु स्वर में स्वर के ऊपर चंद्रबिंदी कैसे लगता है, चंद्रबिंदी आपका ऐसे लगता है, तो उसे हम लोग गुरु ही माना जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण में संग, हंसना, यहाँ, ये सारे क्या होते हैं, चंद्रबिंदी आपका कैसे होता है, ऐसे होता है। तो ये मानिए, ठीक है, ये चंद्रबिंदी है। एक मिनट रुकिए, ये देखिए ये चंद्रबिंदी है, तो ये एक मात्रा इसमें हम लोग काउंट करेंगे कि 2 मात्रा काउंट करेंगे। तो कहोगे कि हम लोग जब गुरु पढ़ रहे हैं, लघु पढ़ रहे हैं, तो लघु है तो ये एक ही मात्रा काउंट होगी। कितनी मात्रा काउंट होगी, तो एक ही मात्रा इसमें काउंट होगी, 2 मात्रा काउंट नहीं होगी। ओके, इसमें कितनी मात्रा काउंट होगी, तो एक ही मात्रा काउंट होगी। कौन सा, चंद्रबिंदी में। ठीक, और वैसे ही देखो तो जो हलंत लगाते हो आप, हलंत जैसे ये लिख दिए, कम लिख रहे हो, इसमें अगर ऐसे हलंत लगाते हो तो ये क्या है, ये हलंत है, तो ये क्या होगा, एक ही मात्रा जोड़ी जाएगी, इसमें और कुछ नहीं जोड़ा जाएगा। बस किसी भी शब्द में तो अगर उसमें हलंत लग जाते हैं, आपके ऐसे हलंत लग जाता है, जैसे स है और स में अगर मैंने हलंत लगा दिया तो ये एक ही मात्रा आपकी जोड़ी जाएगी, 2 मात्रा नहीं जोड़ी जाएगी। ओके, और वैसे संयुक्त अक्षर जो होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं जो, उसे भी हम लोग क्या करते हैं, एक ही जोड़ते हैं। ओके, अब कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, उच्चारण के अनुसार, मतलब अपनी सुविधा के अनुसार क्या करते हैं, गुरु को लघु भी मान लेते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं दीर्घ। हाँ, स्वर हो गया, ये आपका हार्स हो गया। अब हम लोग देखते हैं दीर्घ। तो दीर्घ आप देखोगे तो दीर्घ में जो हम लोग गुरु कहते हैं, और इसका सिंबल क्या होता है, यस मॉडल का होता है। कैसा, यस मॉडल का। और जिन वर्णों के उच्चारण में हार्स स्वर से 2 गुना समय लगे, कितना, 2 गुना, यानी 2 मात्रा होगी तो 2 गुना समय लगेगा। कितना, 2 मात्रा है तो कितना लगेगा, 2 गुना समय लगेगा। ठीक, उसे हम लोग दीर्घ वर्ण कहते हैं। इनमें 2 मात्राएं होती हैं जो मैंने शुरू में बनाया, चिन्ह भी मैंने आपको शुरू में बताया। अब इसमें देखिए कौन कौन से हैं जो काउंट किए जाते हैं, आखिर कौन कौन से जो काउंट हम लोग करते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग कौन कौन से काउंट करते हैं, तो अ आ गया, ई आ गया, बड़ा ऊ आ गया, ओ, औ, ये सारे क्या है, दीर्घ स्वर हैं। और इसके नियम भी होते हैं, जैसे लघु के होते हैं, इसके दीर्घ के भी नियम होते हैं। तो चलिए देखते हैं नियम क्या कहता है। तो देखिए नियम क्या कहता है, तो दीर्घ स्वर और उसमें जो युक्त होते हैं, व्यंजन गुरु होते हैं, यानी 2 हो तो उसे व्यंजन कहेंगे। इसमें देखो जो विसर्ग आता है उसे हम लोग 2 जोड़ेंगे, अनुस्वार आता है उसे भी हम लोग 2 जोड़ेंगे। ठीक है, इसमें 3 आएगा आपका, एक युक्त, संयुक्त क्या होता है, संयुक्त व्यंजन है, क्या ये संयुक्त होगा, क्या होगा, संयुक्त होगा आपका, संयुक्त और विसर्ग बस याद करो, और अनुस्वार। ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना काम का उतना बस पढ़ो, जितना काम का उतना बस आप देखो, इससे आगे कुछ भी मत देखो।
ठीक। क्या क्या आप गुरु में क्या क्या काउंट करोगे? संयुक्त व्यंजन होगा उसे काउंट करोगे, विसर्ग होगा उसे काउंट करोगे, और अनुस्वार होगा। अनुस्वार की मात्रा कैसे होती है? ये रहा आपका अनुस्वार। चंद्र बिंदी है तो आप कहाँ इसको काउंट करोगे? इसे आप करोगे हार्श स्वर में, यानी उसे लघु में यूज करोगे। क्लियर? ठीक। इन दोनों में डाउट था? नहीं डाउट है, क्लियर हो गया। चलिए हम लोग फिर इसके आगे वाले देखते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। अगर आप किसी भी प्रकार का सुझाव भी देना चाहते हैं तो कमेंट आपके सुझाव के लिए खुला हुआ है, आप सुझाव दे सकते हो। ठीक है, तो देखिए, संयुक्त अक्षर या उसके ऊपर अनुस्वर हो तो भी हार्श स्वर गुरु माना जाता है। यानी जैसे मैंने शुरू में बताया था, संयुक्त हो तो उसे हम लोग क्या बोलते थे? तो गुरु बोलते थे। ठीक, सॉरी गुरु नहीं, हार्श बोलेंगे जो लघु वाला। ठीक, आगे देखिए। आगे हम लोग देखेंगे यति। यति क्या होती है? तो देखो बच्चों, ये यति जो है आपके मित्रों, दोस्तों जो हो बच्चे, तो यति क्या होती है? अब यति क्या होती है? तो देखो, जो छंद हम लोग पढ़ते समय उच्चारण की सुविधा के लिए लय को ठीक रखने के लिए, क्या है? लय को ठीक रखने के लिए कहीं कहीं विराम लेना पड़ता है। इसी विराम का ठहराव को हम लोग यति कहते हैं। सिंपल सी बात है, अगर कभी भी आप बोलते जा रहे हो, अगर रुक ही नहीं रहे हो, ना उसका सुर है, ना ताल है, ना उसका लय है, मतलब जो भी पढ़ रहे हो उसको रुको, फिर पढ़ो, फिर रुको, फिर पढ़ो, फिर रुको। यानी जहाँ भी आपको विराम जैसे चिन्ह दिख रहे हैं, विराम चिन्ह मतलब आराम कर रहे हो, यति मतलब विराम चिन्ह समझ जाओ, यति मतलब समझ जाओ विराम चिन्ह। ठीक, ठहरा वहाँ पे रुकोगे, सांस लोगे, उसके बाद फिर जो आप रचना पढ़ो उसको आगे धीरे 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 बढ़ाओगे। ओके, यति का मतलब समझ गए। फिर आती है आपकी गति। यति का ही समझ जाओ, ये गति है। छंद पढ़ने के लय को गति कहते हैं, या मतलब कौन से प्रवाह से आप पढ़ रहे हैं, कौन से प्रवाह से पढ़ रहे हैं। हिंदी में छंदों की गति प्रायतः अभ्यास और नाद के नियम पर आधारित होता है। मतलब आप कोई गाना गा रहे हो, ठीक है, अगर गाना गा रहे हो तो कैसे गा रहे हो? नहीं गा रहे हो, अच्छे से, कैसे? अच्छे से गाओ। जैसे मान लो एक देशभक्ति हम लोग गाना गाते हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं। थोड़ा हमारा गाना मतलब मेरा राग थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन एडजस्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो पढ़ने में लय, गति, ये सारे लगते हैं तो कहाँ जाते हैं? ये अभ्यास से होता है और नाद के नियम पर आधारित होता है। जो भी नाद मतलब कह सकते हैं आप, जो भी लय और ताल से गाया जाता है वो क्या होता है? गति होता है, गति। अगला है आपका, अगला कह रहा है आपका तुक। तुक मतलब होता है एक ही समान जैसे वर्ण आपके आए, एक ही समान जैसे वर्ण आपके सामने हों। देखिए, वर्ण के उच्चारण के अंत में समान वर्ण की आवृत्ति को तुक कहते हैं। मतलब लास्ट में अगर आपका जैसे आ रहा है प आ रहा है, तो दूसरे भी जो लास्ट चरण होता है, चौथा चरण, इसमें भी प आना चाहिए। अगर म आ रहा है तो यहाँ पे भी म आना चाहिए। तुक का मतलब यही होता है जोड़ा, समझ सकते हैं। ठीक, तुक समझ गए। आगे देखिए, आगे हम लोग वर्णिक गढ़ देखेंगे। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप इस पर नज़र घुमा लीजिए कि ये क्या होता है। इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं, जितना मैंने बताया बस आपको ज्ञान के लिए बताया। ये पेपर में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आप जाने रहोगे तो कब एग्जामिनर का कैसा दिमाग रहेगा, क्या बना देगा, कुछ पता है नहीं ना है, तो ठीक है। वर्णिक देखिए, गढ़ का अर्थ होता है समूह। क्या होता है? गढ़ का अर्थ होता है समूह। वर्णिक वृत्त में 3 अक्षरों की मात्रा गणना को एक गढ़ कहा जाता है। वर्णिक गढ़ों की संख्या 8 मानी जाती है। देखिए, य माता राज भान सलगा, ये है, इसको हम लोग 3-3 जोड़े में तोड़ते हैं। और कैसे तोड़ते हैं तो चलिए मैं आगे पिक्चर ली हूँ, उसके माध्यम से मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये आप पिक्चर देख रहे हो, मैंने 3-3 का, तो यगड़, जगड़, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और आपका है सगड़, ये आते हैं। और देखो, इसमें 3-3 मात्राएं क्या होती है? ली जाती हैं और ऐसे बनता है। इसका कोई मतलब नहीं है उतना, आप इसे नहीं भी समझ सकते हो, मैं मतलब इसको नहीं भी देखोगे तो कोई बात नहीं, बस मैंने आपको बता दिया कि इसका पार्ट होता है। ठीक है, इतना आपको एग्जाम में मतलब 1 से 2 प्रश्न पूछता है, इससे समझ रहे हो ना, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आप इस पर एक बार नज़र घुमा लिए और बहुत है। चलिए, अगला हम लोग अब अपने छंद के जो भेद होते हैं उस पे हम लोग बात करते हैं। छंद के भेद पे हम लोग बात
करते हैं। तो छंद के भेद पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो देखो छंद के कितने भेद होते हैं, तो 4 होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। छंद के कितने भेद मैंने बताया? 4 बताए। कितने बताए? 4 बताया। कितने बताया मैंने? 4 बताया। छंद के कितने भेद होते हैं? 4। पहला होता है क्या? मात्रिक छंद, जिसमें मात्राएं पे बात की, अभी आगे बात करेंगे। वर्णिक छंद होता है, उभय छंद होता है और मुक्तक छंद होता है। तो इस पर भी हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मात्रिक छंद। क्या देखते हैं? सबसे पहले मात्रिक छंद देखते हैं। तो मात्रिक छंद में आप पाओगे यह छंद मात्रा की गणना पर आधारित होता है। इसमें क्या होता है आपका? इसमें क्या होता है? गणना किसकी होती है? तो मात्राओं की गणना होती है, इसलिए इसे हम लोग मात्रिक छंद कहते हैं। इसलिए इसे मात्रिक छंद कहा जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या जोड़ना होता है, मतलब बस मात्रा के बारे में आपको इसमें बात करनी होती है। और कौन कौन से मात्रिक छंद है? तो देखिए दोहा है, रोला है, सोरठा है, चौपाई है, हरिगीतिका है, छप्पई है। और आपको क्या पढ़ना है? रोला पढ़ना है और सोरठा, सिर्फ 2 ही पढ़ना है। ठीक, 2 ही पढ़ना है। ये रोला और सोरठा में पूछ देता है कभी कभी, कैसे मतलब कौन सा है, मात्रिक छंद है कि वर्णिक छंद है कि मुक्तक छंद है, क्या है? तो आप याद रखिए रोला और सोरठा आपका कैसा है? तो ये है मात्रिक छंद। क्या है? मात्रिक छंद है। आगे अब हम देखेंगे वर्णिक छंद। तो वर्णिक छंद में आपके क्या होता है? केवल और केवल वर्णों की संख्या गिनी जाती है। क्या? केवल और केवल वर्णों की संख्या गिनी जाती है। इसमें आपका आता है घनाक्षरी, रूप घना अक्षरी, देव घना अक्षरी, मुक्तक और दंडक आते हैं इसमें। किसमें? वर्णिक वाले में। किसमें आते हैं? तो वर्णिक वाले में आते हैं। ओके, अगला हम लोग देखते हैं। तो अगला है आपका उभय छंद। तो उभय छंद में तो देखोगे जिन वर्णों की मात्रा और वर्ण दोनों समान एक साथ पाई जाती हैं उसमें क्या कहते हैं? उभय वाला कहते हैं। यानी आपको क्या मात्रा वाला, क्या मात्रा वाला और साथ साथ आपको वर्णिक छंद दोनों इसमें मिलेंगे, वो उभय छंद हो जाएगा। अगला आपका बचा होगा मुक्तक छंद। अगला आपका क्या बचा है? मुक्तक छंद। तो मुक्तक छंद में आप देखोगे इन छंदों को स्वच्छंद छंद भी कहते हैं। क्या? स्वच्छंद छंद मतलब स्वतंत्र रूप से। इसमें मात्रा क्या होती है? मात्रा और वर्णों की संख्या निश्चित नहीं होती। यानी आप कह सकते हो ये सबके परदादा जी हैं, इन्हें कोई भी रोक टोक नहीं सकता है, कोई भी इन्हें रोक टोक नहीं सकता। ये हमारे दादा के दादा भी परदादा हैं। ठीक समझ गए? ये बात क्लियर? ये हम लोग परदादा के भी दादा हैं। मुक्तक छंद, इनमें अगर कोई टोका तो लय धमाका और दई धमाका करेंगे। ठीक, इनमें कोई पाबंदी नहीं होती है मुक्तक छंद में, जैसे चाहे वैसी रचना आप कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं जो आपके सिलेबस में पूछता है, वो भी पूछता है लेकिन ये भी पूछता है। तो इसमें बस हम लोग को 2 ही मैंने शुरू में भी बताया था कि सोरठा और रोला ही हम लोग सिर्फ इस सिलेबस में पढ़ता है। तो सबसे पहले हम लोग सोरठा पे बात करेंगे। किस पे? तो सबसे पहले हम लोग सोरठा पे बात करते हैं और सोरठा देखते हैं क्या इसकी परिभाषा, लक्षण और उदाहरण एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिभाषा। ये दोहा का उल्टा होता है, याद रखेंगे। दोहे का उल्टा होता है सोरठा, दोहे का उल्टा होता है सोरठा, दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा। ठीक है, सोरठा कहलाता है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है, याद रखना चाहिए। जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उसे आप 100% याद करो। तो ये सोरठा क्या है? दोहा का उल्टा होता है, ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है। ठीक, इतनी बात याद हो गई। और देखिए इसका पहला चरण और तीसरा चरण में 11 मात्राएं होती हैं। कितनी? 11 मात्राएं होती हैं। पहला और तीसरे में क्या होती है? 11 मात्राएं होती है। दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको याद करना है क्या? इसमें देखिए जो आपका सोरठा है, क्या है? जो आपका सोरठा, इसमें ये दोहे का उल्टा होता है। ठीक, और इसमें अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या? ये अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती। सिर्फ और सिर्फ आपको यही याद करना है, इसके अलावा एग्जाम में कुछ इससे नहीं पूछेगा। अब दोहा देखते हैं। तो दोहा आप देखोगे तो नील सरोवर, अब उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण है नील सरोहू श्याम, नील सरोहू श्याम, तरुवन अरुवन बारिज नयन, करहूँ सो मम नहीं मम होगा, ये हम नहीं मम होगा। क्या? मम। उर्धाम सदा क्षीर सागर, ये मिस्टेक हो गया, गलत हो गया है, शयन होगा। क्या होगा यहाँ पे?
सयन होगा, ठीक है, शयन होगा, स्तन न होगा शयन होगा। ओके, वो मिस प्रिंट हो गया, मतलब टाइपिंग करने में गलत हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसको हम लोग मात्राएं निकालते हैं, एक एक करके सारी मात्राएं हम लोग इसमें निकालते हैं। तो नील है, तो नील में बता कौन सी मात्रा है, तो इसमें कहोगे ये बड़ी ई है, तो इसमें दो होगा, दो मात्राएं हैं, क्या है, दो मात्राएं होंगी, फिर एक मात्राएं होंगी। फिर स्वरोह में आपको कहोगे, तो स्वरोह में आप कहोगे पहले एक होगा, फिर ओ की मात्रा है तो दो होगा, फिर आपके छोटी ऊ की मात्रा है तो एक होगा, उसके बाद ह है तो ह है, तो ह है तो आप कहोगे कि एक होगा, ठीक, चला नहीं रहा है, इस पे एक होगा। ओके, अब आया श्याम, श्याम आप देखोगे तो श्याम दो होगा, फिर आपका एक होगा, क्लियर। अब देखो तरहु अरहु, तरुवन अरुवन, वारिज नयन, तरुवन में भी आपका क्या है, सारा एक एक होगा क्योंकि छोटा हुआ है, ठीक। अरुवन में भी आपका छोटा हुआ है तो ये भी एक एक होगा। फिर वारिज अ की मात्रा है तो दो, उसके बाद छोटी ई है तो इसमें भी हम लोग एक एक कर देंगे। नयन में भी एक एक होगा। ओके, इतनी बात समझ में आई, ये कैसे हम निकालना है समझे। फिर नीचे वाला देखिए, करहूँ सो मम, तो इसमें करहूँ में आपका होगा एक एक, क्योंकि छोटा हुआ है तो एक 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 होगा। सो है तो दो होगा, फिर एक होगा आपका। उर में भी एक एक होगा, फिर धाम में आपका दो और एक होगा। बात समझ गए, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो लास्ट वाला बचा है, सदा क्षीर सागर सयन, सवन, क्या है, सवन, तो इसमें भी अब देखो कि सदा में भी एक और दो, क्षीर में क्या होगा, दो और एक, सागर में दो और एक एक, ओके, और श्यायन में एक एक एक। अब इन सबको जोड़ोगे तो इसमें आप पाओगे, किसमें, इसमें आप पाओगे, इस वाले चरण में, इन दोनों चरण में आप पाओगे तो 11 मात्रा पाओगे, और इन दो चरणों में पाओगे तो कितना पाओगे, इन चरणों में आप 13 मात्रा पाओगे, ठीक। इसमें 11 11 और इसमें 13 मात्रा पाओगे, क्लियर, इतना आएगा। अब अगला हम लोग रोला देखते हैं। रोला भाई साहब हम लोग को क्या कहते हैं, रोला हमें क्या कहते हैं, तो चलिए हम लोग रोला भाई पे चलते हैं और रोला पे बात करते हैं। तो रोला भाई साहब हम लोग देखिए क्या कहते हैं। तो रोला भाई साहब का हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे बाबू, सबसे पहले देखेंगे हम लोग रोला में परिभाषा। तो देखिए परिभाषा कहता है, रोला एक सममात्रिक छंद है। क्या है, सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं, तथा 11 और 13 मात्राओं पे यति आता है, यानी विराम आता है। यति यानी विराम आपको देखने को मिलेगा कब, 11 या 12 13 की मात्राओं में। कितनी क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग उदाहरण ही पे चलते हैं और उदाहरण पे ही बात कर लेते हैं। पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आप देखोगे ये लंबा होता है, क्या होता है, लंबा होता है, क्या होता है, लंबा होता है। तो लंबे की वजह से, क्योंकि आपको दो ही पढ़ना है, एक सोरठा एक रोला, सोरठा होगा छोटा, रोला होगा बड़ा, क्लियर, ठीक है, बात समझ गए, ठीक है। तो चलिए इसमें मात्राएं काउंट करते हैं। हे देवी, हे देवी, यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जो बलवान है। निर्बल का है नहीं जगत में कोई ठिकाना, रक्षा साधन उनको, रक्षा साधन रक्षा साधन उसको उसको प्राप्त हो चाहे ना। अब इसका अर्थ और से मतलब नहीं है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी मात्राएं निकालती हैं। हे देवी, तो इसमें मान लो 2 मात्राएं हैं, फिर इसमें 2, इसमें भी 2 हैं, इसमें आपके एक एक मात्राएं हैं, फिर आपके नियम हैं, क्या आपके नियम है, तो नियम में भी आपको एक 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 मात्राएं देखने को मिलेगी नियम वाला में। फिर सृष्टि है, तो सृष्टि में आपके पहले छोटा हुआ है तो 1, उसके बाद 2 देखने को मिलेगा। में आपको क्या मिलेगा, तो में आपको 2 मिलेगा। सदा में आपको 1 और 2 मिलेगा। सदा में क्या, 1 और 2 मिलेगा, ओके, सदा में 1 और 2 मिलेगा। वैसे अब सदा के बाद क्या बचा है, अटल, अटल है तो आपको अटल में 1 1 1 मिलेगा। है में है तो है 2 है, ठीक। तो इसे अगर आप काउंट करोगे कि तो यहाँ पे है तो इसके पहले कितनी मात्रा है, तो आपकी इसके पहले 11 है, और इसके बाद इतने में कितने हैं, तो इतने में 13 है। टोटल है कितनी है, टोटल बताओ कितनी है, 24, कितनी है, 24। ऐसे भी इसे भी काउंट करोगे तो इतना आएगा। क्योंकि मैं ऐसा लिख रही हूँ तो सही नहीं आ रहा है, अगर अगली बार जब भी मैं बताऊँगी तो उसे टाइप करके लाऊंगी, ठीक है। ऐसे हाथ से लिख रही हूँ तो सही भी नहीं हो रहा है, ठीक।
चलिए आप लोग इसके बाद प्रश्नों पे बात करते हैं। एक एक बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको है। तो प्रश्नों पे बात कर लेते हैं और प्रश्नों को हम लोग एक एक करके पूरा बाकायदे देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो छंद का मैंने शाब्दिक अर्थ क्या बताएगा, पहला प्रश्न यही पूछा है कि शब्द का शाब्दिक अर्थ मैंने क्या बताया था। तो चलिए आप बताइए छंद का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है। छंद होता है, बंधन होता है, आच्छादित होता है, छिद होता है। तो कहोगे अभी हम लोग पढ़े हैं कि छंद का मतलब होता है बंधन। छंद का मतलब क्या होता है, बंधन। तो पहला किसने कितने लगाया, छंद का मतलब होता है बंधन। उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे। तो छंद का प्रत्येक पंक्ति क्या कहलाती है, प्रत्येक पंक्ति को आप क्या कहते हो, क्या आप चरण कहते हो, क्या आप दोहा कहते हो, क्या आप सोरठा कहते हो, क्या आप वर्ण कहते हो, क्या कहते हो। आप कमेंट करो कि जो आपका छंद के प्रत्येक चरण पंक्ति होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग उसे कहते हैं चरण। तो आपका ये वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। ये वाला क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है छंद के तीसरे और चौथे चरण को क्या कहते हैं, यानी 24 जो है मैंने आपको याद करा था। 24 को हम लोग क्या कहते हैं, सम कहते हैं, विषम कहते हैं, अर्ध सम कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ क्या कहते हैं, बताओ सट बताओ, कमेंट करो। तो इतना आसान है, चलो बताओ सट दे बताओ इसको क्या कहते हैं। तो हम लोग इसे कहते हैं समचरण कहते हैं। क्या, समचरण कहते हैं। ओके, चलिए ओके। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है लघु वर्ग कितनी मात्राएं वाला होता है, क्या 1 2 3 4 क्या होता है। जल्दी से कमेंट करो, बस बैठ के वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा हाथ भी चलाओ। तो बताओ लघु वर्ग कितनी मात्राओं वाला होता है, 1 2 3 तो होता है। कहोगे लघु यानी आपने बताया था कि लघु यानी हार्स में कितनी हो गई थी, 1 मात्राएं होती, कितनी 1 होती थी, यानी ऑप्शन आपका ए भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है देखते। अगला प्रश्न कह रहा है चंद्र बिंदु वाले वर्ण होते हैं, क्या दीर्घ, हार्स, लघु, लिप्त और अनुनासिक होते हैं। तो चलिए बताइए कि जो आपका होता है क्या होता है, हाँ चंद्र बिंदु वाला होता है। आपको बताना है कि उसमें क्या होती है, चंद्र बिंदु जितने भी हैं आप बताओ क्या होता है। तो कहोगे कि चंद्र बिंदु वाले जो होते हैं वो होते हैं आपके क्या होते हैं, कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो कि इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग लघु कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग लघु कहते हैं। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, बी वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है लघु मात्राओं से युक्त वर्ण होते हैं, लघु मात्रा से युक्त वर्ण क्या कहलाते हैं, आपको बताना है। हार्स, दीर्घ, लुप्त क्या होता है। तो आप कहोगे हार्स होता है। क्या होता है, हार्स होता है। अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न आपका है चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। ये आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा लेकिन आप बता सकते हो चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो आप कहोगे 16, कितनी 16। ओके ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है आपका छंद को पढ़ते समय कई स्थानों पर विश्राम लेना पड़ता है, या ये विश्राम स्थल क्या कहलाते हैं, यानी आपको आराम करना पड़ता है अगर पढ़ते हो और गाते गाते वहाँ पे रुकते हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। मैंने बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया। तो बताओ क्या, यति कहते हैं, मात्रा कहते हैं, तुक कहते हैं, गति कहते हैं, क्या कहते हैं। तो चलिए सबसे फटाफट बताइए। तो आप कहोगे हम लोग इसको यति कहते हैं। क्या कहते हैं, यति कहते हैं। क्या कहते हैं, यति कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है वर्णिक गणों की संख्या कितनी मानी जाती है, 4 5 7 8 कितनी मानी जाती है, सट दे बताइए। तो कहोगे आप 8 मानी जाती है, कितनी 8 मानी जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है वर्ण गणना पर आधारित छंद होते हैं, क्या होते हैं। तो वर्णिक होते हैं, मात्रिक होते हैं, मुक्तक होते हैं। क्या होते हैं, मात्रिक होते हैं, वर्णिक होते हैं, मुक्तक होते हैं, वर्णिक वृत्त होते हैं। तो आपको बताना है क्या होते हैं। सटाक सटाक पटाक पटाक बताते चलिए, ठीक है, कि क्या होते हैं। ओके, तो बताइए क्या होते हैं। 10वां का प्रश्न का उत्तर आप बताओगे, क्या बताओगे। तो आप कहोगे वी, क्या बताओगे, बी वाला बताओगे कि वर्णिक छंद होते हैं। ठीक है, चलिए स्टाक्स और कम से कम 10 या 5 प्रश्न होगा उसे भी हम लोग कर लेते हैं। तो मात्रा की गणना पर आधारित छंद कहलाते हैं, तो मात्रिक कहलाते हैं, वर्णिक कहलाते हैं, वर्णिक कहलाते हैं, मात्रिक, मुक्तक, वृत्त कहोगे मात्रिक कहलाते हैं। दैट इज क्लियर, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। सोरठा, जो सोरठा है आपका मात्रिक छंद है, क्या है, मात्रिक
सोरठा क्या है, मात्रिक छंद में समचरण के अंत में नहीं होता है, समचरण के छंद में नहीं होता है। ये उतना पूछता नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि देखते हैं, मैंने जो कहा था कि बस आप देख लीजिएगा, उससे आप कुछ निकाल पाते हो कि नहीं निकाल पाते हो। तो बताओ क्या होगा। 12 का आंसर क्या आप बता रहे हो, तो आप कह रहे हो जगड़। क्या कह रहे हो, जगड़। जगड़ 100% सही है, जगड़ ही होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे दोहे का उल्टा छंद कहलाता है, ये आप कमेंट करके बताओगे। सब कोई इसमें कमेंट करेगा कि दोहे का उल्टा क्या होता है, क्योंकि आपके सिलेबस में लगा हुआ है और ये आप भूल नहीं सकते हो, भूल इसे बिल्कुल नहीं सकते। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। सोरठा है, क्या है सोरठा, तो सोरठा आप बताओ सोरठा क्या है। सोरठा अर्ध समात्रिक छंद है, समात्रिक छंद है, समात्रिक छंद है या विसमात्रिक छंद है, क्या है। तो सोरठा आपका क्या है, 14 का प्रश्न का आंसर आप क्या दे रहे हो, तो आप दे रहे हो अर्ध समात्रिक छंद है। क्या, अर्ध समात्रिक छंद है। ओके ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है जनि गौरी अनुकूल। चलिए इसे, हाँ, जनि गौरी अनुकूल सिय हिय हरसु न जाय कहीं मंजुल मंगल मूल बाम अंग अंग फर काई लागेन। इसमें कौन सा छंद है, तो आप कहोगे ये तो पहले छोटा है, छोटा है। आपके सिलेबस में दो ही लगा है, आपके सिलेबस में दो ही लगा है, तो आप इसके बिना कुछ जोड़े भी आप लगा सकते हो कि ये सोरठा है, बिना कुछ जोड़े। अगर जोड़ना चाहते हो तो जोड़ भी सकते हो उसे, मैंने जो नियम बताया उसके आधार पर। ओके, अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आ व्योम सिंधु सखिलेन तारक 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 बुलबुद दे रहा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। सबसे आसान, ये कहोगे छोटा है, तो छोटा है तो मार दो सोरठा, जो हम लोग मारते हैं सोरठा, क्या होगा इसमें, सोरठा ही होगा। ओके ओके, ये वाला आंसर दो, उसके बाद मैं आपको छोड़ देती हूँ। अब हम लोग अगले वीडियो में, कि यही हम लोग का लास्ट है, और मैंने आप लग रहा है अगला मैंने टाइप नहीं किया है, जो मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो सोरठे के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13, 12, 11, 16। आपको बताना है 19 का आंसर क्या होगा। 19 का आंसर दीजिए कि 19 का आंसर क्या होगा, तो कहोगे कि पहले चरण में होते हैं 11। कितने होते हैं, 11। ठीक, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे छंद। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय, नमस्ते, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।